और चलिए, एकता का मंत्र और भेदभाव खत्म करने का संदेश लिए बाबा बागेश्वर की यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। आज इस यात्रा का 7वां दिन है। आज सुबह ये यात्रा होडल मंडी से निकली और आज शाम कोसी मंडी में यात्रा का विश्राम होगा। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, बाबा के भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री भी जगह जगह भक्तों से मिल रहे हैं। उनसे आशीर्वाद लेकर भक्त भी खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। इस यात्रा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती है उनकी सेहत। पिछले 4 दिनों से उन्हें बुखार है, लेकिन खराब सेहत के बावजूद बाबा अपनी यात्रा जारी रख रहे हैं। डॉक्टर्स की एक टीम लगातार बाबा की सेहत पर नजर बनाए हुए है। उन्हें आराम की हिदायत भी दी जा रही है, लेकिन बाबा अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक 104 डिग्री बुखार, लेकिन फिर भी बाबा एकता यात्रा के लिए तैयार। 7 दिनों से एकता का संदेश देते हुए बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा निरंतर जारी है। इस यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सेहत बिगड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद बाबा बागेश्वर के कदम रुकने को तैयार नहीं है। पिछले 4 दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री को बुखार है। मंगलवार रात तो ये बुखार 104 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन एकता का संदेश लिए लाखों भक्तों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। थोड़ी थोड़ी देर पर रुककर बाबा बागेश्वर का फीवर चेक किया जा रहा है। उन्हें जरूरी दवाएं दी जा रही हैं। दिन में कई बार ब्लड प्रेशर भी चेक किया जा रहा है। यात्रा में बिगड़ती सेहत एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के जज्बे के सामने इस चुनौती ने भी घुटने टेक दिए। बुखार भले ही 104 रहे, पर सड़क पार पूरी करेंगे, पूरी यात्रा करेंगे। देश जब तक जाग नहीं जाएगा, तब तक हर मुसीबत का सामना करते हुए निकलेंगे। बिगड़ती सेहत को देखते हुए डॉक्टरों ने बाबा बागेश्वर को आराम करने की सलाह दी है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अपनी पदयात्रा पर ब्रेक लगाने को तैयार नहीं है। वो लगातार अपने उद्देश्य को पूरा करने के मकसद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। महाराज जी का स्वास्थ्य 2-3 दिन से जो है वो बीमार हैं और लगातार बुखार आ रहा है, वायरल उनको हो रहा है। अभी तो कुछ जांचें वैसे हुई नहीं है, क्योंकि यात्रा में लगातार चल रहे हैं बाबा जी, लेकिन बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है नहीं। अब भी बुखार 100 के पार था और बाबा जी को थोड़ा आराम की ज़रूरत है जी। जितना आराम मिल सके, कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन सनातन हिंदू यात्रा है, तो बाबा जी से आपने बोला नहीं आराम के लिए? बाबा जी से आराम के लिए बोला, लेकिन बाबा जी का तो कठिन परिश्रम है और जो है यात्रा तो जो है रुकेगी नहीं, यात्रा तो चलेगी। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बाबा जी, है ना, गले में थोड़ी वो है, और धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है। बहुत सारे करीब जो है कई लाख लोग हैं, अंदाज़ा नहीं ला सकता इतने लोग हैं। अब तो बाबा जी का हाई रेस्ट के लिए, लेकिन बाबा जी ने नहीं कहा कि जो है अभी यात्रा चलेगी और यात्रा पर विराम नहीं दिया जाएगा, बुखार कितना ही हो। सेहत की परेशानी को नजरअंदाज करते हुए बाबा बागेश्वर की यात्रा होडल मंडी से आगे निकल पड़ी है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, इस यात्रा में और लोग जुड़ते जा रहे हैं। बीमारी की वजह से बाबा बागेश्वर कुछ कमजोर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ना तो उनके उत्साह में कोई कमी दिख रही है और ना ही उनके भक्तों में। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, आज इस यात्रा का 7वां दिन है और हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे थे। ये यात्रा उसी उत्साह के साथ चल रही है जैसे कि पहले दिन से शुरू हुई थी। बाबा बागेश्वर की तबीयत भी इस बीच बिगड़ी, लेकिन उनका भाव जो है, जो उत्साह है, वो कम नहीं हुआ और इस यात्रा को वो यूं ही करते हुए नजर आए। और आज इसका 7वां दिन भी हो गया है। बाबा की यात्रा में एक नन्हे भक्त की अनोखी भक्ति पर लोगों की नजरें टिकी जा रही हैं। ये बच्चा पुशअप करता हुआ पूरी यात्रा कर रहा है। हमारे संवाददाता मनीष ने इस बच्चे से बातचीत की है, देखिए। देखिए, यात्रा आज 7वां दिन है और पदयात्रा शुरू हो चुकी है। तबीयत उनकी ठीक है, कल भी उन्हें 100 डिग्री के आसपास बुखार था, लेकिन आज उनकी सेहत सही बताई जा रही है। वो भी यात्रा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इस पदयात्रा को और खूबसूरत बहुत सारे लोग बनाते हैं। अभी हमारे सामने एक बच्चा है और आप देखिए कि ये बच्चा कैसे लगातार इस तरह से पुशअप मारते हुए पदयात्रा में शामिल हो रहा है। ये जहाँ से भी चला है दिल्ली से, वहाँ से ये पूरे रास्ते वृंदावन तक इसी तरह पुशअप मारते हुए पहुँचेगा। ये इन बच्चों का भी जोश है, जज्बा है कि कैसे ये लोग यात्रा में अपनी जो भी क्षमताएं हैं उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बस बेटा बस। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। प्रदेशवासियों, मैं आपका रुद्र कुमार, मैं जिला से खुर्दा उत्तर प्रदेश से आया हूँ।
मैं माँ कात्यायनी। सब कुछ एक ही सांस में बता दोगे, रुक तो जाओ। जिला बुलंदशहर से आए हो, रुद्र नाम है। हाँ। किस क्लास में हो? 4th। रुद्र, ये तुम पुशअप करते हुए जाओगे यात्रा में? हाँ, मैं माँ कात्यायनी मंदिर छतरपुर दिल्ली से मैं सपाटी मारते हुए मैं मथुरा वृंदावन तक जाऊंगा। तो अभी तक जो हम लोग लगभग 100 किलोमीटर आ गए हैं, तो वैसे ही पुशअप मारते हुए आए? हाँ। कब से मार रहे हो पुशअप? ये मैं जब 3.5 साल का था तब से कर रहा हूँ। अभी कितनी एज है? 9 साल। 9 साल। 6 साल से पुशअप मारो। कुछ तुमने काउंटिंग करी, गिनती करी कितने हो गए वहाँ से यहाँ तक? नहीं, खाते पीते क्या हो? मैं पहले खाना नहीं खाता था, अब खाना खाता हूँ। और मेरा घर पे बना हुआ ड्राई फ्रूट्स और सीड्स वगैरह से हैं और कई सारे मेरी डाइट्स हैं और मैं अब थोड़ा बहुत खाना खाता हूँ। थोड़ा बहुत खाना खाते हो? हाँ, मम्मी जबरदस्ती करती है इसलिए। तो इतनी ताकत कहाँ से आती है? मेरे को जब मैं वर्कआउट करता हूँ तब से, जब मैं 3.5 साल का था तब से मेरे अंदर इतनी स्टेमिना बनी हुई है। आप पापा हैं इनके? जी, मैं पापा हूँ। तो कैसे बच्चे ने पुशअप मारने शुरू किए और कैसे इसके अंदर मोटिवेशन आया कि पदयात्रा में ऐसे चलते हैं? देखिए, आज की डेट में आपने देखा होगा बच्चों को लेके बिल्कुल भी जैसे कि सनातन को लेके अवेयर नहीं है। अगर बच्चा हमारे लिए 10 दिन के लिए अगर आया तो सनातन को कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेगा। और एक जो ना जो हिंदू को लोगों को लगता है कि हम 10 दिन में क्या करेंगे, 10 दिन में बच्चा बहुत कुछ कर लेगा। जैसे गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो उस टाइम बच्चे घूमने के लिए जाते हैं, तब मैं इसे घुमाता नहीं हूँ। मैं तीर्थ स्थल वगैरह अच्छी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ पे इसे संस्कार मिले, और इसे देख के बहुत सारे बच्चे जो ना कहीं प्रेरित होंगे और उसके पास इसके पुशअप। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, जिसका जवाब आपने दिया था, लेकिन अभी जो तस्वीरें मैंने देखी है ना, ये छोटा सा बच्चा जो बोल रहा है कि मैं भी लगातार बाबा की इस यात्रा में आगे बढ़ रहा हूं, कैसा लगा बात करके और क्या समझ में आया? कैसा लगा बात करके, ये सवाल तो बाद में था। जब उसको मैंने वो करते हुए देखा, मतलब कैसे ही कर रहा होगा। आप देखिए कि लगातार वो पुशअप मारते जा रहा है, पूरी यात्रा उसने दिल्ली से यहाँ तक लगभग 100 किलोमीटर हो चुके हैं, उसने ऐसे ही निकाली है। और आगे की भी जो बची हुई 70 किलोमीटर के आसपास वो वैसे ही करेगा। तस्वीरें मैं आपको उस बच्चे की दिखा चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ की तस्वीर देखिए कि किस तरह से जोश उस जगह पर होता है जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री पहुँचने वाले होते हैं, जहाँ उनका जत्था है वो पहुंचने वाला होता है। लोग इस तरह से बुलडोजर पर सवार होते हैं, उनके हाथ में भगवा ध्वज होता है, जय श्री राम के नारे होते हैं और गौ माता की बात होती है। तमाम लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ है। अभी हमने कुछ देर पहले ही उनका इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की, तबीयत का हाल पूछा, बोले पहले से अब काफ़ी बेहतर है। उनके डॉक्टर से भी हमने बात की, डॉक्टर ने बताया कि मंगलवार को उनको 104 डिग्री के आसपास फीवर था, आज सुबह भी उनका बॉडी टेम्परेचर 101 डिग्री के आसपास था। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, बोले नहीं पदयात्रा में हूँ, आराम कैसे हो सकता है। और दवा भी डॉक्टर उनके बता रहे थे कि उनका मन होता है तो खा लेते हैं, मन होता है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि पदयात्रा में है, बहुत सारे लोग लगातार मिलने के लिए आते रहते हैं, इसलिए कई बार वो दवा नहीं भी खा पाते हैं। लेकिन फिलहाल उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है। डॉक्टर बता रहे हैं कि उनके गले में खराश है, क्योंकि धूल मिट्टी आसपास बहुत ज़्यादा है, सर्दी है और थोड़ा सा बुखार अभी भी उनको बना हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद खुद धीरेन्द्र शास्त्री और उनके भक्त लगातार इस पदयात्रा में बने हुए हैं, चल रहे हैं। थोड़े बहुत उन्हें कष्ट भी होते हैं, लेकिन उन कष्टों के परे पता नहीं किस भावना से वो लगातार ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनके पैरों में पट्टियां बंधी हुई हैं, लेकिन वो यात्रा में लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ युवा हमें यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी यात्रा का हिस्सा ही हैं, और आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू जी। योगिंदर भाई। योगिंदर भाई, सीधे खड़े होइए। क्या नाम है? मेरा नाम योगिंदर है, योगिंदर हिंदू, मैं मेवात से बिलोंग करता हूँ। अभी आप पदयात्रा में यहाँ से वृंदावन तक हो या फिर सिर्फ स्वागत के लिए आए? हम तो कल के आए पड़े हैं, हम वृंदावन तक ही जाएंगे, महाराज जी सिंह पैदल। और लोगों से आप मिले होंगे रास्ते में, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल एकदम यूँ लगा लो जी हिंदू राष्ट्र को सोई फील हो रही है जी। हमें तो बनवाने की जरूरत ना, बनो ही पड़ो है और बन गो हमारे दिल में। देखिए इस तरह से लोगों में जोश है, उत्साह है, और लोकल लोग देखिए आप, उनका इतना सपोर्ट मिल रहा है कि
जो पदयात्री हैं वो कई बार भूल जाते हैं कि वो एक आम नागरिक है। उनको लगता है कि वो किसी वीआईपी से कम नहीं है। कोई उनके ऊपर पुष्पवर्षा कर रहा है, कोई उनके लिए खाना लेकर खड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? संजीव झा। संजीव जी, कहाँ से आए आप? मैं मधुबनी बिहार से बिलोंग करता हूँ, फिलहाल दिल्ली रहता हूँ। यात्रा में हैं आप शुरू से? जी। क्या करते हैं? रियल एस्टेट का बिजनेस है सर, अपना ऑफिस है। तो अब 10 दिन बिजनेस पर ब्रेक? बिजनेस अपना चल रहा है, बालाजी बिजनेस चला रहे हैं। हमारी क्या औकात कि हम कुछ चला सके। दुनिया भी वही चला रहे, बिजनेस भी वही चला रहे और हमें भी वही चला रहे हैं। अब वृंदावन पहुंचने वाले हैं, 7 दिन हो चुके हैं, 3-4 दिन बचे हुए हैं। अच्छा महसूस हो रहा है कि शायद अब कष्ट थोड़ा कम हो जाए, दर्द थोड़ा कम लगे पैरों में, क्योंकि दूरी कम होती जा रही है? सर दर्द तो है ही नहीं। है ही नहीं। दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं कि जब भी हिंदू राष्ट्र बनेगा, जब भी गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, ठीक है, तो ये हमारा नाम आएगा कि हमने 2 कदम ही चले, लेकिन चले, देश के लिए चले। और हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, हमें कोई अलग से कानून नहीं चाहिए, है ना। हमें संविधान ही चाहिए, लेकिन सबके लिए चाहिए। हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में एक भी हिंदुओं का स्थान नहीं है। देखिए, ये भी इनकी भावना है कि ये जानते हैं कि ये ऐतिहासिक यात्रा हो जाएगी अगर कल को गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाती है या फिर हिंदू राष्ट्र की बात आगे चलती है, और इसीलिए इतिहास में ये अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। कोई भी इस यात्रा को मिस नहीं करना चाहता। बड़ा भारी आपने जो है ध्वज उठा रखा है, कमर से बांध रखा है। एक मिनट देखिए जरा, इनको देखिए, कमर से इन्होंने ध्वज बांध रखा है, लंबा इनका ध्वज है और उस पर हनुमान जी बने हुए हैं, जय श्री राम लिखा हुआ है। क्या नाम है आपका? सूरज भदौरिया। सूरज, आप कहाँ से? यूपी। यूपी से? यूपी में कहाँ से? इटावा। इटावा से आप आए हो। अभी तक की यात्रा का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही आध्यात्मिक और भक्तिमय यात्रा है। इसमें लोगों की जो भक्ति है वो देख के, जो राम के प्रति सब लोग लाखों की संख्या में जो समर्पित हैं, उनका भक्ति भाव देख के वो बहुत अच्छा लगा। हम नए युवा इसीलिए घर से निकले ताकि लोगों में एक वो फैले कि सबको हिंदू राष्ट्र के लिए रोडों पे उतरना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के। आपको लगता है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के जरिए ही संभव है? जी बिल्कुल संभव है। उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र ही देंगे करके, और हम लोग सारे लोगों का योगदान है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही कोशिश तो बहुत। आपकी उम्र कितनी बाबूजी? हम 63 साल के हैं गुरुजी। कहाँ से आए? हम बिहार से, बक्सर जिला विश्वामित्र नगरी से हैं। मैं यात्रा में शामिल हूँ कि सभी जितने हिंदू हैं सब एक हो जाएं और हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। बस मेरी यही कामना है, बाबा के साथ इसीलिए जुड़े। अपने घर पर भी ऐसे ही परिधान में रहते हैं? धोती ऐसी परिधान में रहते हैं, हम ऐसी भाषा बोलते हैं। यही मेरी देश की रीत है, यहाँ की प्रीत है, रीत है यही। जय सिया राम। कैसे हैं आप? ठीक है। पैरों में दर्द तो नहीं? तबीयत ठीक? कुछ नहीं है। घर पर थे तो तबीयत खराब था, यहाँ बिल्कुल ठीक है। कहाँ से हैं? बक्सर बिहार से। अच्छा, आप भी बिहार से हैं। अब आज यात्रा यूपी में प्रवेश कर जाएगी, ब्रज के इर्द गिर्द आप लोग पहुँच जाएंगे, दूरी कम हो जाएगी। उत्साह बढ़ रहा है या फिर? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। हर पड़ाव से 50,000 1 लाख बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से हम लोगों पर पुष्प बारिश करेंगे। तो मनीष, हर कोई अलग अलग उम्मीद लगाए इस यात्रा से जुड़ा हुआ है, और हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नजर आ रहे हैं। और क्योंकि ये पद यात्रा आज ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करेगी, तो इस यात्रा के बीच भजन, कीर्तन और कविता, काफी तरह का अलग अलग तरीके का माहौल बना होता है। और वो तस्वीरें भी अब एक के बाद एक सामने आ रही हैं, जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा में दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। देश के कई राज्यों के साथ ही नेपाल से भी भक्त इस यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा में शामिल भक्तों का उत्साह कैसा रहा, देखिए। ये सब जो ऐसी टोपी लगा कर आए हैं, ये इनकी खास टोपी नेपाल की है। ये सभी नेपाल के यात्री हैं और लगभग 22,000 के आसपास नेपाली यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैसी रही आप लोग की यात्रा अब तक की? हम लोग का ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा बहुत अच्छा रहा, और हमारे जो गुरुदेव भगवान की वचन सुनने के लिए बहुत सारे जो हमारे नेपाली लोग यहाँ पर आए हैं। हिंदू सनातन एकता कायम हो
और भारत हिंदू राष्ट्र बने और उसके बाद हम लोग का भी नेपाल में डंका पर चोट दे और नेपाल भी हिंदू राष्ट्र बने, यही संकल्प लेकर हम लोग। धीरेन्द्र शास्त्री से आपको उम्मीद है कि वो नेपाल में भी ऐसा बड़ा मूवमेंट खड़ा कर देंगे? जी है, हम लोग का ये आत्मविश्वास है। जो अभी जो देख रहे हैं हम जो पठा रहे हैं, साथी सबको दिखा रहे हैं, तो हम भी वहाँ साथी सब बोल रहे हैं, हमको मैसेज कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत है, ठीक है, यहाँ पे भी वैसा होना है, आप लोग साथ दीजिए। उसके बाद इंडिया को साथ दीजिए। इंडिया हिंदू राष्ट्र होगा तो नेपाल ऑलरेडी भी हो जाएगा। नेपाल आएंगे बाबा जी? हाँ आइए। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 74 वर्ष है। 74 साल के हैं आप? पैदल ही हैं यात्रा में? हाँ जी। कोई कष्ट तो नहीं? पैर ठीक? कष्ट नहीं, सब ठीक है, बाबा की कृपा। और देखिए, इस यात्रा के साथ जुड़ने का हर किसी का अपना अपना उद्देश्य है और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वहीं आपको दिखा रहे हैं। मनीष के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनीष, तस्वीरें अद्भुत हैं। जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं ना, इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग शामिल हैं। और एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि महिलाएं जो हैं, चाहे वो पुरुषों की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, सर पर इतना बोझ उन्होंने उठाया हुआ है, लेकिन माथे पर शिकन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। ना थकान है, ना किसी तरह की ऐसी भावना है कि हम रुक जाएंगे, हम यहीं पर खड़े हो जाएंगे। लगातार आगे बढ़ना है, इसी निरंतर उद्देश्य के साथ बढ़ भी रहे हैं। क्या है ये? एक व्यवस्था शासन की, प्रशासन की, एक व्यवस्था बागेश्वर धाम की तरफ से और एक व्यवस्था पदयात्री खुद अपनी तरफ से करके चलता है। उनके सर पे जो आप बोझ देखते हैं, दरअसल वो उनकी अपनी व्यवस्था है। उनके बैग में उनके कपड़े होते हैं, कुछ ज़रूरत का सामान होता है और कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं। इस तरह से आपको तमाम महिलाएं, तमाम लोग मिल जाएंगे। लेकिन पदयात्रा में कई कवि भी पहुँचे हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो गाना लिखते हैं। मेरे साथ एक सज्जन है अभी, और हमने कल इनका गाना सुना था, आज फिर से आपको हम इनका एक भजन सुनवा देते हैं। चलिए सीधे भजन शुरू करिए। लहसुन प्याज मांस मदिरा त्याग कर, लहसुन प्याज मांस मदिरा त्याग कर, सारे व्यंजन खाते हैं। हम बागेश्वर धाम वाले हैं, सिया राम गुण गाते हैं। हम बागेश्वर धाम वाले हैं, सिया राम गुण गाते हैं। अरे अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो हिंदुओं अब मत सोना। अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो हिंदुओं अब मत सोना। सोकर धोखा खाए पूर्वज, तुम धोखा खा कर ना रोना। माफ नहीं औलाद करेंगी, माफ नहीं औलाद करेंगी, अगर सोए रह जाते हैं। हम बागेश्वर धाम वाले हैं, सिया राम गुण गाते हैं। सिया राम गुण गाते हैं और सिया राम गुण गाते गाते यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। आज यात्रा जब ब्रजधाम पहुंचेगी, मैंने इनसे यह भजन क्यों गवाया, क्योंकि ब्रजधाम को लेकर एक अलग से एजेंडा है धीरेन्द्र शास्त्री का। ब्रज क्षेत्र में ये यात्रा प्रवेश करेगी, तो एक बार ये भी बता दीजिएगा कि कब तक, क्या वो समय है, कितना समय और लगेगा ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करने में? देखिए, आज दोपहर का जो पड़ाव है वो कोटी वन बॉर्डर है और वही लास्ट जगह होगी मेरे ख्याल से, जो कि हरियाणा की है। उसके बाद यात्रा कोशी की तरफ बढ़ेगी। कोशी में ही आज रात का विश्राम है और कोसी से ही, कोसी मतलब यूपी का ही हिस्सा है और वृंदावन का ही हिस्सा है, वहीं से ब्रज क्षेत्र शुरू हो जाता है। मैं जो बात कह रहा था कि इनसे मैंने ये भजन इसलिए भी गवाया क्योंकि जो एजेंडा है इस पूरी यात्रा का, उसमें ये बात मुख्य रूप से लिखी हुई है कि ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा का जो बिक्री है उस पर रोक लगवाना है। आज मैंने इसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी से सवाल भी किया कि आप ये काम करेंगे कैसे। वो बोले हम इतने सारे लोगों को जोड़ रहे हैं, सबसे पहले वहाँ के जो लोकल नागरिक हैं, जो आम जनता है, वो जाग जाए तो अपने आप बंद हो जाएगा। मैंने सवाल किया कि बहुत सारे पॉलिटिकल लोग आते हैं आपके पास, इस यात्रा में भी शामिल हुए, लेकिन इस बारे में मांस मदिरा को रोकने के बारे में कोई बात नहीं करते जी। वो स्वीकार करते हैं कि ये दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल, ये बहुत सारे नेता, राजनेता आते हैं, हमसे मिलते हैं, लेकिन जब इन सब बिल्कुल हर क्षेत्र से, हर वर्ग के लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। उद्देश्य देखिए सबका एक ही है, जो आप समझा रहे हैं हमें। मनीष, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, इस एकता यात्रा में आज के दौर के श्रवण कुमार भी दिखे। मां अपने पैरों पर चलकर यात्रा करने में असमर्थ थी, लिहाजा बेटे ने उन्हें पालकी में बैठाकर यात्रा की। इन बेटों से बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने। कांवड़ में हमें
ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। अमूमन हमने देखा है कई बार कि बच्चे अपने माता पिता को इस तरह से बैठाकर श्रवण कुमार की तरह यात्रा करते हैं, लेकिन आप देखिए पद यात्रा में भी हमें वो तस्वीर दिखाई पड़ रही है। ये दोनों भाई हैं, मेरी इनसे पहले भी मुलाकात हुई है, ये उनकी माता जी हैं और ये दोनों इस तरह से अपनी माँ को इस पद यात्रा में लेकर आए हैं। ये दोनों अपनी माँ को इसी तरह से 4 धाम की यात्रा करवा चुके हैं, अयोध्या का नया राम मंदिर दिखा चुके हैं और जब भी वो कहीं भी जाते हैं किसी भी तीर्थ पर तो अपनी माँ को इस तरह से साथ लेकर ही जाते हैं। माँ के पैरों में दिक्कत है, वो ज़्यादा चल नहीं सकती, इसलिए ये दोनों बेटे अगर वो चाहते तो अक्सर ऐसा होता ही है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं अगर उन्हें चलने में दिक्कत है तो हम उन्हें घर पर छोड़ के आते हैं कि आप घर पर रुकिए, लेकिन यहाँ पर दोनों भाइयों ने तय किया कि हम छोड़ेंगे नहीं माँ को और हम खुद भी पदयात्रा में जाएंगे और माँ को भी पदयात्रा का हिस्सा बनाएंगे। कैसे हो आप लोग, ठीक हो? सभी भाइयों को जय सीताराम। ठीक है जी। मम्मी ठीक है? मम्मी भी ठीक है जी। एक बार हम फिर से नए दर्शकों से जुड़े हैं, बताइए अपने बारे में कि कब से आप लोग माँ को इस तरह से लेकर चल रहे हैं? हम लोग अभी हमारे को आज 28 दिन हो गए हैं। बाकी हम यात्रा में तो वैसे हम 7 तारीख से ही सम्मिलित है, वैसे घर से ही ऐसे ही आ रहे हैं हम लोग। कहाँ घुमाला है माँ को इस तरह? वैसे तो बहुत जगह घुमाला है, जैसे हरिद्वार हो गया, मनसा देवी हो गया, चंडी देवी हो गया, वीरभद्र हो गया, लीलकंठ हो गया, माँ सुरकुंडा देवी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, चिलकाना धाम, गूगा मैड़ी, ददरेवा, घाटू श्याम और अपने गोवर्धन की परिक्रमा करा के घर गए थे आज से 6-7 महीने पहले। और अभी इस यात्रा में हम इस बार यात्रा में शामिल हुए। हम सनातन धर्म के लिए जो आवाज़ उठाई है बाबा जी ने वो सत्य। चाहते तो माँ को छोड़ कर भी आ सकते थे, छोड़ा क्यों नहीं? माँ को नहीं छोड़ के आ सकते थे। देखो माँ को कोई तकलीफ होगी, परेशानी होगी तो उसका हमारे यात्रा में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है इसमें। जब माँ अपने साथ होगी तो बढ़िया रहेगा। चलिए एक बार हम माता जी से बात करते हैं। आंटी ठीक हो आप? हाँ ठीक है। अच्छा लग रहा है यात्रा में? बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि बेटे मिल गए श्रवण कुमार जैसे? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहे हैं। और कहाँ कहाँ घूमने की ख्वाहिश है? देखो अभी तो पूरा हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे फिर। चलिए एक और बेटे हैं इनके, कंधे ठीक है, मजबूत है, दर्द तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं है जी, कृपा है बालाजी सरकार की। अच्छा अभी इसके बाद कहाँ लेके जाओगे माँ को? वृंदावन, मतलब इस पद यात्रा के बाद फिर कहाँ लेके जाओगे? देखिए वैसे हम कहीं नहीं जाएंगे अभी। हम किसान परिवार से हैं तो कार्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी 32 दिन से अपनी खेती वगैरह छोड़ के आए हैं। इस साल हमने अपनी खेती भी नहीं करी है इस यात्रा के कारण, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और हर एक माता पिता, जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते हैं उन्हें संदेश भी देना है कि लोग अपने माता पिता की सेवा करें। इसीलिए हम अपना सारा कार्य छोड़ कर आए हैं। यात्रा के जरिए बहुत सारे मैसेज जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जा रहा है, लेकिन ये मैसेज जो है दोनों भाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ भी करें, कितने भी तीर्थ करें, लेकिन अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। क्योंकि अगर आप देखिए बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा आज ब्रज क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। जिन रास्तों से बाबा की ये यात्रा गुजरेगी वहां सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं। मथुरा में भक्तों के जोश के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता मदन गोपाल। देखिए, दिल्ली से चली धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा मथुरा में पहुंच रही है और ये बॉर्डर है, यहाँ से यात्रा आ रही है और ब्रज में जो इसका स्वागत है ना, बड़े अद्भुत और अनोखे तरीके से किया जा रहा है। इस तरह का नृत्य गायन है जो चल रहा है। ये बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर भजन गायन कर रहे हैं और नाच गान है। जो ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि अपने आप में बड़ी अद्भुत और अनोखी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ रहे तो ब्रज का जो आनंद है ना वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और यात्रा की स्वागत के लिए इस तरह के लोग यहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और ये बॉर्डर है, बॉर्डर पर यात्रा आज प्रवेश कर जाएगी और ब्रज में ये यात्रा पहुंच जाएगी। तो ब्रज के जो लोग हैं ना वो अपने आप में बड़े अद्भुत और अनोखे होते हैं और राम नाम कीर्तन की ध्वनि यहाँ पर चल रही है और जो उसका आनंद है ना वो अपने आप में बड़ा अद्भुत और अनोखा है। आज यात्रा का 6वां दिन है। 6वें दिन ये बॉर्डर पे हम खड़े हुए हैं, हरियाणा यूपी बॉर्डर है और यात्रा आज यहाँ प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद ये यात्रा ब्रज में रहेगी 4 दिन और 16 तारीख को भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है, जो लीला स्थली है वृंदावन, वहां पहुंचकर इसका समापन होगा। बांके बिहारी के दर्शन के बाद ये यात्रा समाप्त हो जाएगी।
सहयोगी पवन के साथ मदन गोपाल शर्मा। देखिए, अगर आप भी रफ्तार के शौकीन हैं लेकिन नोएडा में ड्राइव करने जा रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि अगर आपने स्पीड लिमिट क्रॉस की तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। नोएडा में सड़क सुरक्षा को ख्याल में रखते हुए गूगल स्पीड लिमिट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यानी ड्राइव करते समय आपको गूगल मैप पर आपकी गाड़ी की स्पीड के साथ उस सड़क की स्पीड लिमिट भी दिखाई देगी। उस स्पीड लिमिट का आपको पालन करना होगा ताकि सड़क हादसों में कमी आ सके। नोएडा में सड़क सुरक्षा को लेकर नई पहल की शुरुआत हुई है। अब गूगल मैप पर शहर की सड़कों की स्पीड लिमिट दिखाई देगी, साथ ही एक्सीडेंट प्रोन जोन अलर्ट दिखाई देगा। गौतम बुद्ध पुलिस कमिश्नरेट और गूगल के बीच हुए समझौते के तहत इस गूगल स्पीड लिमिट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णन ने बुधवार को वर्चुअली की। Every year we lose about 22,000 people in fatalities on road accident. गूगल मैप की सहायता से पूरे गौतम बुद्ध जिले की सड़कों की मैपिंग कराई गई है और हर सड़क की स्पीड लिमिट को मार्क किया गया है। तो अब जब भी आप नोएडा में ड्राइव करेंगे और गूगल मैप का उपयोग करेंगे तो आपको न केवल आपकी वर्तमान स्पीड बल्कि उस सड़क की निर्धारित स्पीड लिमिट भी दिखाई देगी। तय गति से तेज चलाने पर गूगल मैप तुरंत अलर्ट करेगा। साथ ही जहां हादसे की आशंका ज्यादा होती है उन इलाकों में एक्सीडेंट प्रोन जोन का अलर्ट भी जारी करेगा। ये जानकारी वॉइस मैसेज या स्क्रीन पर वार्निंग के जरिए मिलेगी। गूगल मैप्स की सहायता से पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर में जितने भी हमारी रोड्स हैं सबकी एक तो मैपिंग कराई गई है, सब में जो स्पीड लिमिट्स हैं विभिन्न अथॉरिटीज़ के आदेशों के अनुरूप उसकी भी मार्किंग करवाई गई है और आज से ये रोल आउट हो गया है। आप अब जब भी नोएडा में प्रवेश करते हुए या ट्रैवल करते हुए गूगल मैप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी करंट जो स्पीड आप जिससे चल रहे हैं और उस सड़क पर प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट क्या है ये दोनों ही प्रदर्शित होंगे। इस प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले पिछले 5 सालों के रोड एक्सीडेंट आंकड़ों का आकलन किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रदेश में 53% सड़क हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। वहीं पूरे यूपी में हर साल 22,000 से ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं। क्राइम से होने वाली मौतों की तुलना में ये मौतें 10 गुना ज्यादा हैं। इस पहल का मकसद शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाना है, ओवर स्पीडिंग से होने वाले सड़क हादसों को कम करना है, जिससे मौतों की संख्या में 50% तक की कमी लाई जा सके। फिलहाल ये प्रोजेक्ट नोएडा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।